गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। मतलब बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का अपना जो पेपर नंबर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक अपना है ग्राफ। ठीक है। मतलब ये बुक जो अपनी है उस बुक का नाम है डिस्क्रीट एनालिसिस। क्या नाम है उसका? डिस्क्रीट एनालिसिस। और डिस्क्रीट एनालिसिस का जो एक टॉपिक लेके चल रहा है अपन, वो टॉपिक है ग्राफ। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो ग्राफ कहते किसे हैं। फर्स्ट अपन शुरुआत करते हैं ग्राफ की डेफिनेशन। ठीक है। अब देखो ग्राफ होता क्या है, किस टाइप से अपन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हमको देखना है। तो देखिएगा कि ग्राफ एक क्या होता है। ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है जी के द्वारा, और ग्राफ एक स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर होती है जी बराबर वी कॉमा ई की एक स्ट्रक्चर। ठीक है। इससे मिलकर बनी हुई जो संरचना है, यहाँ पर दो सेट है, एक तो वी है और एक है ई। वी को बोलते हैं अपन शीर्षों का समुच्चय, वी को बोलते हैं अपन शीर्षों का समुच्चय, और ई को बोलते हैं कोरों का समुच्चय। कैपिटल ई को क्या बोलते हैं अपन? कोरों का समुच्चय। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि इन दोनों सेटों से मिलकर जो संरचना अपने पास बनती है उसको बोलते हैं अपन ग्राफ। सारा सिंपल लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है कि एक स्ट्रक्चर जिसमें दो टाइप के सेट होते हैं अपने पास, एक तो वी होता है और एक ई होता है। वी को बोलते हैं अपन शीर्षों का समुच्चय, और कैपिटल ई को अपन बोलते हैं कोरों का समुच्चय। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर है जी बराबर वी कॉमा ई, इसमें v का मान जो है वो हमेशा होना चाहिए नॉट इक्वल 5। v का मान क्या होना चाहिए? हमेशा नॉट इक्वल 5। क्योंकि बात यहाँ यह आती है कि ग्राफ की जो परिकल्पना करते हैं उसमें ग्राफ में लेके चलते हैं अपन शीर्षों के समुच्चय को, और क्योंकि शीर्षों के समुच्चय के अंदर अर्थात नाम बोल रहा है सेट, तो शीर्षों के समुच्चय में क्या होगा? अर्थात एक से अधिक एलिमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कैपिटल V जो है इसमें एलिमेंट है V1 V2 V3 V4, ये अपने पास चार एलिमेंट है। ठीक है। इनको बोलते हैं अपन V1 V2 V3, ये सब क्या है हमारे पास? शीर्ष। ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? शीर्ष को। और कैपिटल E इसके अंदर इसको लिखते हैं स्मॉल e1 स्मॉल e2 स्मॉल e3 स्मॉल e4, और एक लिखते हैं स्मॉल e5। अर्थात यहाँ पर E जो है इसको अपन बोलते हैं कोरों का समुच्चय। अर्थात यहाँ पर ये बात आती है कोर किसे कहते हैं, अर्थात कोर किसे कहेंगे? तो देखो कोर किसे कहेंगे यहाँ पर कि शीर्ष, जो अपने पास शीर्ष लेंगे, दो शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? कोर। अब देखो यहाँ पर V है और एक क्या है? E, और इनसे मिलकर बनी हुई जो संरचना है, अर्थात अपन यहाँ से डायग्राम बनाएंगे इसका। तो इसका डायग्राम मान लीजिए कुछ इस टाइप है। ठीक है। अर्थात ये हो गया V1, इसको नाम दे दिया V2, इसको नाम दे दिया V3, और इसका नाम दे दिया V4। तो अपने पास V के अंदर एलिमेंट है V1 V2 V3 और V4। E के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं अपने पास? E1 E2 E3, और एक कौन सा है? E4। और एक मान लिया कि V3 को V1 से मिलाने वाला लाइन है, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने? E5। अब देखो यहाँ पर कि E जो नाम ले रहा है, E किसको बना मिलकर बन रहा है यहाँ पर कि शीर्ष V1 और शीर्ष V2 को मिलाने वाली लाइन, उसको अपन बोलते हैं क्या? कोर। और इस कोर को अपन ने किस नाम से रिप्रेजेंट कर दिया? E1 से। ऐसे V2 को V3 से मिलाने वाली जो लाइन है, अर्थात ये जो कोर है इसको रिप्रेजेंट कर दिया E2 से। V3 को V4 से मिलाने वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर दिया E3 से। ऐसे ही कुल मिलाकर जो संरचना बनी है, इस संरचना को अपन बोलते हैं क्या? ग्राफ। इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ। आगे बात समझ। तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं कि शीर्ष लेंगे, अर्थात शीर्षों का समुच्चय लेंगे, और एक कोरों का समुच्चय लेंगे, और इनसे मिलकर जो डायग्राम बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि मैंने जो शीर्षों का समुच्चय है कैपिटल V, उसमें एलिमेंट मान लिए मैंने V1, V2, V3।
ठीक है। और एक ले लिया मैंने कोरों का समुच्चय कैपिटल ई, और कैपिटल ई के अंदर मैं एलिमेंट लिया कि E1, E2, E3, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं कि कैपिटल ई बराबर है कि V1, V2, V2, V3, V3, V1। ये अपने पास दो सेट दिए हैं, एक तो शीर्षों का समुच्चय और एक दिया हुआ है कोरों का समुच्चय। तब अपन को जो ग्राफ की जो संरचना बनती है, अर्थात ग्राफ की संरचना बनती है, इन दोनों से मिला। तो अपन ने मान लिया कि दोनों को क्या बनेगा, अर्थात जी बराबर होता है b, e के। तब इसकी जो संरचना बनती है, अर्थात तीन शीर्ष लेंगे और तीन शीर्षों को मिलाने वाली लाइन लेंगे, उनको अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं कोर के द्वारा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है V1, ये है V2 और ये है V3, ठीक है। और साथ में E का मान अर्थात क्या दिया हुआ है, V1, V2 को मिलाने वाली लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, E1, V2, V3 को मिलाने वाली लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, E2, और V3, V1 को मिलाने वाली लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, E3। तब यह जो संरचना बनी है, इस संरचना को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ग्राफ। आगे बच्चेगा समझ कि ग्राफ किसे कहेंगे, कि ग्राफ जो एक संरचना होती है ग्राफ G बराबर B, E की, जहां पर B का मान हमेशा एरिक्त होना आवश्यक है, अर्थात V में कम से कम एक एलिमेंट होना अनिवार्य है, क्योंकि V के अंदर यदि एलिमेंट ही नहीं होंगे तो अपन ग्राफ की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ग्राफ की परिकल्पना, क्योंकि V के अंदर यदि एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो अपन क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं कोई भी, कि V के अंदर मान लिया कि 5 एलिमेंट है, अर्थात V के अंदर मान लिया मैंने क्या है कि V के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या अपन ग्राफ की परिकल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि V के अंदर जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंटों में से किन्हीं दो एलिमेंट्स को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, कोर। और जैसे जैसे अपन दो का पेयर लेके अपन क्या बना सकते हैं, जो स्ट्रक्चर जो बनेगी उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफ। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ग्राफ कहते किसे हैं, कि ग्राफ एक G बराबर B, E की एक संरचना होती है जिसमें V का मान हमेशा क्या होता है, एरिक्त समुच्चय, तथा कैपिटल E जो होता है इसमें होते हैं V के अवयवों के, अर्थात V के जो एलिमेंट होंगे इनका जो अक्रमिक गुणन से मिलकर जो सेट बनता है, या फिर अक्रमिक युग्मों का जो सेट बनता है उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है, V का। ठीक है, तो इस टाइप की जो संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राफ G बराबर B, E। और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बना सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो ये होती है ग्राफ की डेफिनेशन। तो मैं समझता हूँ आ गया होगा आपको सभी को समझ। अब देखो यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ये एग्जांपल लिया कि ये लिया था V1, V2, V3, V4 और ऐसे अपन ने लिया कोरों के समुच्चय में E1, E2, E3 और E4 और E5। ठीक है, अब मैंने ले लिया इनमें से कोई दो वर्टेक्स, एक तो V1 और एक ले लिया V2, और इसको मिलाने वाली जो कोर है इसको नाम दे दिया मैंने क्या, E1। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पर कि V1 और V2 को मिलाने वाले लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, कोर E1। तब इस कोर E1 के लिए, इसके लिए इस कोर E1 के लिए V1 व V2 जो होंगे ये कहलाते हैं आसन्न शीर्ष। ये क्या कहलाता है, इसके लिए आसन्न शीर्ष, या फिर इसे अपन बोलते हैं अंत्य बिंदु। इसे क्या बोलते हैं, अंत्य बिंदु, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंड पॉइंट के नाम से इसे क्या करते हैं अपन, जानते हैं। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। आगे बात समझ कि दो वर्टेक्सों को मिलाने वाली एक अपने पास क्या है, एज है, ऐसे बोल सकते हैं एक कोर है E1। तब इस कोर E1 के लिए V1 और V2 जो होंगे ये कहलाते हैं आसन्न शीर्ष, या इन्हें अपन बोलते हैं दूसरे नाम से अंत्य बिंदु, या इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एंड पॉइंट। तो आगे बात समझ कि एंड पॉइंट किसे कहेंगे, कि किन्हीं भी दो वर्टेक्सों को मिलाने वाली एक कोर होगी, उस कोर E1 के लिए या फिर जो भी अपन नाम देंगे
उस कोर के लिए जो वर्टेक्स होंगे ये दोनों वर्टेक्स आपस में क्या कहलाएंगे, अंतः बिंदु। ठीक है। अब देखो इसके बाद एक अपने पास एक पॉइंट आता है कि यदि ये दोनों अंतः बिंदु जो अपन ने लिए हैं ये दो वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन है अर्थात मिलाने वाली कोर है E1 और अपन बोल रहे हैं कि इसके लिए ये जो है V1 और ये है V2, इसको मिलाने वाले कोर को बोल रहे हैं अपन E1। यदि ये दोनों अंतः बिंदु जो हैं ये परस्पर कैसे हो जाए, संपाती, अर्थात दोनों एक ही बिंदु पर आ जाए, दोनों किसी बिंदु पर आ जाए, एक ही बिंदु पर आ जाए, तो इस प्रकार बनी हुई जो संरचना होती है इस संरचना को अपन बोलते हैं लूप। अर्थात यहाँ पर आ गया V1 V2 और बराबर मान लिया इसको किसके, एक पॉइंट मान लिया इसके लिए V है। अब इस स्थिति में जो संरचना जो बनी है इस संरचना को अपन बोलते हैं पास या फिर इसे बोला जाता है लूप। इसे क्या बोला जाता है, लूप। तो ठीक है बच्चों कि पास किसे कहेंगे कि दो वर्टेक्स उसको मिलाने वाली कोर E1 थी। अब इस कोर E1 को यदि दोनों वर्टेक्स जो है ये परस्पर संपाती हो जाए अर्थात दोनों एक ही बिंदु पर आ जाए तो इससे जो मिलकर जो संरचना जो बनती है इसको अपन बोलते हैं क्या, लूप। अब देखो लूप में कितने अंतः बिंदु होते हैं अर्थात दोनों जो वर्टेक्स है एक ही बिंदु पर आ गए, इसका मींस क्या हुआ कि पास में एक अंतः बिंदु होता है। पास में कितने अंतः बिंदु होते हैं, एक। तो पास में या फिर इसको बोल सकते हैं लूप में एक अंतः बिंदु होता है, एक एंड पॉइंट होता है। कितने अंतः बिंदु होते हैं, एक। तो यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि बात समझ आई होगी आपको। ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, सेकंड नंबर अपन ने पढ़ा इसके बारे में अंतः बिंदु किसे कहेंगे कि दो वर्टेक्स है इनको मिलाने वाली कोर है एक, और इस कोर के लिए जो दोनों वर्टेक्स हैं ये दोनों वर्टेक्स कहलाते हैं अंतः बिंदु या इसे बोलते हैं आसन्न शीर्ष। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो अपने पास दोनों जो दो वर्टेक्स को मिलाने वाली जो कोर है ये इसके लिए यदि दोनों वर्टेक्स कैसे हो जाए, संपाती हो जाए अर्थात दोनों वर्टेक्स एक ही बिंदु पर आ जाए तो इस प्रकार बनी हुई संरचना होती है उसे अपन बोलते हैं लूप। और लूप में कितने अंतः बिंदु होते हैं अर्थात दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर आ गए इसलिए लूप में कितने अंतः बिंदु हो जाते हैं, एक अंतः बिंदु। तो यहाँ तक की बात समझ आई होगी आपको। अब इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अपना समांतर कोर। वो क्या आता है, समांतर कोर। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे समांतर कोर या फिर इसे बोलते हैं पैरेलल एज। देखो पैरेलल एज किसे कहेंगे, तो जैसे आपने पहले पढ़ा होगा पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, उससे मुझसे थोड़ा सा विपरीत सा है यहाँ पर। अर्थात क्या अपन पढ़ते हैं इसके बारे में कि किन्हीं भी दो वर्टेक्सों के मध्य यदि एक से अधिक लाइन आ जाए अर्थात दो बनने वर्टेक्स लिए और दो वर्टेक्स जैसे मान लीजिए V1 है ये है V2, इसको मिलाने वाले लाइन को हमने दी कौन सी है, E1। अब देखो ये दो वर्टेक्स है V1 और V2, इसके मध्य यदि एक से अधिक लाइनें आ जाए अर्थात एक से अधिक कोर आ जैसे V2 है और ये आ गई जैसे इसको मान लिया V3, तब ये कोरें आपस में क्या कहलाती हैं, समांतर कोरें। तो E1 E2 व E3 यहाँ पर ये जो कहलाएंगी ये कौन सी कोरें कहलाएंगी, समांतर कोर। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, समांतर कोर की। तो देखिए इसमें कि ग्राफ G बराबर B, E में किन्हीं भी दो वर्टेक्सों के मध्य या किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोरें विद्यमान हो तो ये कोरें आपस में समांतर कोरें कहलाती है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य ग्राफ में किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर विद्यमान हो, ग्राफ में
किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर या फिर एक से अधिक कोरे विद्यमान हो तो ये कोरे समांतर कोरे कहलाते हैं। तो ये कोरे कैसे कोरे कहलाएंगे? समांतर कोर। तो एग्जांपल के रूप में देखिए कि दो वर्टेक्स है V1 और V2, इनको मिलाने वाला है एक तो है E1 और एक दूसरी लाइन है E2 और एक तीसरी लाइन है E3। तो ये तीनों जो कोरे हैं ये कोरे आपस में क्या कहलाती है? समांतर कोर। तो आगे ये बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अब आता है। तो ये तो थी अपनी बातें कि ग्राफ किसे कहते हैं, ग्राफ में अंत्य बिंदु क्या होता है और ग्राफ में लूप किसे कहते हैं, और ग्राफ में लूप के बाद पढ़ने पड़ा कि समांतर कोरे क्या होती है। अर्थात इन सभी को मिलाकर जो अपन आगे अध्ययन करना चाह रहे हैं वो है अपना कि ग्राफ के टाइप। तो ग्राफ के प्रकारों के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफ के प्रकार अर्थात इसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब देखिएगा कि ग्राफ कितने प्रकार का होता है। तो ग्राफ में वैसे तो प्रकार होता है बस फिक्स 3 होते हैं, लेकिन एक से अधिक प्रकार इसमें देखे जाता है और उसमें फर्स्ट नंबर का आता है उसे अपन बोलते हैं सरल ग्राफ। उसे अपन क्या बोलते हैं? सरल ग्राफ, या इसे बोलते हैं अपन सिंपल ग्राफ। तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कौन से ग्राफ के बारे में? सिंपल ग्राफ के बारे में। अब देखो बात आती है कि ग्राफ की परिभाषा हमने पढ़ी, ग्राफ के बाद अंत्य बिंदु के बारे में हमने देखा, अंत्य बिंदु के बाद हमने देखा कि लूप किसे कहते हैं और समांतर कोरे किसे कहते हैं। तो एक बात फिर आपको वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि लूप किसे कहते हैं कि एक कोर को जो अर्थात दो वर्टेक्सों को मिलाने वाली एक कोर थी, उन वर्टेक्सों को यदि आपस में क्या कर दिया जाए, दोनों वर्टेक्स यदि संपातिक हो जाए तो इस प्रकार बनी हुई संरचना में क्या कहलाती है? लूप। और किन्हीं भी दो वर्टेक्सों के मध्य यदि एक से अधिक लाइनें विद्यमान है, एक से अधिक कोरे विद्यमान है, तो ये कोरे क्या कहलाती है? समांतर कोरे। ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो टाइप आता है अपना वो है सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ किसे कहेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो एक ग्राफ आपके पास और ग्राफ की स्ट्रक्चर G बराबर B, B। तब ग्राफ G बराबर B, E एक सरल ग्राफ कहलाता है यदि इसके अंदर एक ग्राफ जो होगा इसके अंदर लूप विद्यमान ना हो और सेकंड नंबर पैरेलल एज भी क्या हो? विद्यमान नहीं हो। तो अर्थात एक ऐसा ग्राफ जिसमें न तो लूप विद्यमान हो और न ही पैरेलल एज विद्यमान हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या हुई कि एक ग्राफ G बराबर B, E सरल ग्राफ कहलाता है यदि इस ग्राफ में पास विद्यमान ना हो और साथ में क्या विद्यमान नहीं होना चाहिए? समांतर कोरे। तो इस प्रकार बनी हुई जो संरचना आती है ग्राफ की, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सरल ग्राफ। और एग्जांपल कि जैसे अपने पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि डायग्राम है यहाँ पर कि V1, V2, V3 और इसको मिलाने वाली कोड है इसको बोलिए कि E1, E2 और E3। ऐसे अपन और भी एग्जांपल लिया, जैसे दूसरा एक एग्जांपल ये वाला, इसको ले लिया V1, V2, V3 और ये हो गया V4। ऐसे यहाँ पर इसको मिलाने वाले E1, E2, E3, E4 ये हो गया E4। ठीक है। अब देखो इन दोनों ग्राफों में सरल ग्राफ किसे कहेंगे? ऐसा ग्राफ जिसमें लूप विद्यमान ना हो और पैरेलल एज ना हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सरल ग्राफ। अब देखो यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है अर्थात इसमें 3 वर्टेक्स हैं V1, V2 और V3 और 3 ही एरियाज हैं E1, E2 और E3। इनसे मिलकर जो ग्राफ बनाए कुछ इस टाइप का बनाए।
अब देखें यहाँ पर कि क्या किन्हीं भी दो वर्टेक्स पर एक से अधिक लाइनें नजर आ रही है इसमें? नहीं आ रही यहाँ पर, क्योंकि V1 V2 के मध्य केवल और केवल एक लाइन है। ऐसे V2 और V3 के मध्य एक लाइन और V3 और V1 के मध्य कितनी है? एक लाइन। और क्या किसी भी शीर्ष पर कोई लूप विद्यमान है? तो यहाँ पर किसी में भी लूप विद्यमान नहीं आ रहा है। ऐसे इसमें देख सकते हैं कि V1 V2 V3 V4 और इनको मिलाने वाले एजेस हैं। अब इन दोनों में ही लूप विद्यमान है और नहीं पैरेलल विद्यमान है। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ हो जाएंगे सिंपल ग्राफ। ये कैसे ग्राफ है? सिंपल ग्राफ। तो आगे बच्चों बात समझ कि सिंपल ग्राफ कैसे कहेंगे कि ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो लूप हो और ना ही पैरेलल एज विद्यमान हो। इस टाइप के जो ग्राफ होगा उस ग्राफ को बोलते हैं अपन सिंपल ग्राफ। ठीक है, अब देखो सेकंड जो टाइप आता है इसका, और सेकंड नंबर का जो टाइप है उसका नाम है मल्टी ग्राफ या इसे बोलते हैं बहु ग्राफ। तो सेकंड पढ़ेंगे मल्टी ग्राफ के बारे में। तो इसकी भी सेम ऐसी ही डेफिनेशन है कि फर्स्ट सरल ग्राफ के हमने पढ़ी एक ऐसा ग्राफ जिसमें न तो लूप विद्यमान हो और न ही पैरेलल एज विद्यमान। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सरल ग्राफ। और सेम ही डेफिनेशन की आती है मल्टी ग्राफ किसे कहेंगे कि ऐसा ग्राफ जिसमें लूप विद्यमान न हो और विद्यमान क्या हो? पैरेलल एज। अर्थात एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोहे विद्यमान हो, तो उस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं मल्टी ग्राफ। आगे बात समझ कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोहे विद्यमान हो उस ग्राफ को हम बोलते हैं मल्टी ग्राफ या उसे बोलते हैं बहु ग्राफ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि ये कुछ इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया कि V1, V2, V3 और कोमा है ये V4, और यहाँ पर कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया कि ये है V1 को, ये है V2, इसको काम दे V3, ये है V4, इसको बोले V5, इसको बोल दिया। ठीक है, ऐसे और भी ले सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ इस टाइप का V1, V2, V3, V4, V5 और ये V6। इसके बाद ये एजेस बना दें, ये है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 और V9। अब देखो दोनों ग्राफों में क्या नजर आ रहा है कि किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य आपको क्या देखना है? बहुग्राफ होगा या कौन सा ग्राफ होगा? तो बहुग्राफ के बारे में क्या देखना है आपको कि ग्राफ में पैरेलल एज होनी चाहिए, लूप विद्यमान नहीं होना चाहिए। अब देखो किसी भी शीर्ष पर कोई अपन को गोला नजर आ रहा है, कोई सर्कल नजर आ रहा है, क्या लूप जैसी आकृति नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या उसमें लूप विद्यमान नहीं है। क्या किन्हीं भी दो वर्टेक्स में एक से अधिक एजेस विद्यमान है क्या? यहाँ पर देखो V1 और V2 जो वर्टेक्स है इसके मध्य E1, E5 और E6 ये तीनों एजेस हैं। तो ये तीनों एजेस किन दो वर्टेक्सों के मध्य आ रही है, तो दो वर्टेक्सों के मध्य आ रही है, तो ये तीनों एजेस कैसे एजेस कहलाएंगे? समांतर है। तो इसलिए ग्राफ जो ग्राफ हो उसे क्या बोलेंगे अपन? मल्टी ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ हो गया? मल्टी ग्राफ। और सेकंड ये दूसरा एग्जांपल लिया, और इस एग्जांपल में अपन ने क्या देखा कि शीर्ष V2 और V5 के मध्य E6, E5 और E7 ये तीन एजेस है, और अपन जानते हैं कि दो वर्टेक्स के मध्य यदि एक से अधिक लाइनें विद्यमान होती है तो उसे अपन बोलते हैं क्या? समांतर कोरे। अर्थात इस ग्राफ में अपन को समांतर कोरे मिल रही है, तो यह ग्राफ एक ऐसा ग्राफ हुआ मल्टी ग्राफ। तो मैं समझता हूँ आगे एक बार बच्चों सभी को समझना, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टाइप के बारे में। तो पहले एक बार लिख लो इसमें इस सरल ग्राफ कैसे कहेंगे? एक ऐसा ग्राफ
जिसमें ना तो लूप विद्यमान हो और न ही पैरेलल एज विद्यमान हो। तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं सरल ग्राफ। सेकंड पढ़ा अपन ने मल्टी ग्राफ किसे कहेंगे कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें लूप विद्यमान न हो और विद्यमान क्या हो, समांतर हो रहे। तो इस प्रकार के ग्राफ को अपन बोलते हैं मल्टी ग्राफ। ठीक है, अब देखो इसका थर्ड प्रकार आता है और उस प्रकार को बोलते हैं अपन छद्म ग्राफ। उस ग्राफ को बोलते हैं अपन क्या, छद्म ग्राफ। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन छद्म ग्राफ के बारे में। तो देखिएगा थर्ड इसका जो टाइप आता है उसे अपन बोलते हैं छद्म ग्राफ, इसे बोलते हैं अपन स्यूडो ग्राफ। देखिएगा स्यूडो ग्राफ होता क्या है, इसे अपन स्यूडो ग्राफ करते हैं। देखो स्यूडो ग्राफ का डेफिनेशन जैसे डायग्राम बनाते हैं पहले, एक अपने पास एक डायग्राम है इस टाइप, ये है D1, ये है D2, इस वर्टेक्स नाम है D3, ये D4, एज नाम है D1, D2, D3, D4। तो यहाँ पर देखो लाइन होगी D5, D6 और D4। अब देखो कि छद्म ग्राफ किसे कहेंगे कि ऐसा ग्राफ जिसमें लूप विद्यमान हो। छद्म ग्राफ किसे कहेंगे, G बराबर A, एक ग्राफ छद्म ग्राफ कहलाता है यदि ग्राफ में लूप विद्यमान हो और पैरेलल एज विद्यमान हो। यदि किसी ग्राफ में लूप और पैरेलल एज दोनों विद्यमान होते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, छद्म ग्राफ। ठीक है, तो इस एग्जांपल के बारे में देखेंगे अपन कि इस एग्जांपल में कि शीर्ष V3 पर एक आकृति अपन को नजर आ रही है और वो आकृति किसकी है, लूप की। तो इस ग्राफ में लूप विद्यमान है। सेकंड नंबर कि वर्टेक्स D1 और वर्टेक्स D2 के मध्य एक से अधिक क्या है, यहाँ पर हो रहे हैं कि E1, E6 और E7 एक से अधिक हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ये कौन सी हो रहे हैं, समांतर हो रहे हैं। तो एक अपनी डेफिनेशन में पढ़ा है कि ग्राफ में जो लूप है और क्या साथ में पैरेलल एज है। तो इस ग्राफ को जो बोलते हैं उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ग्राफ। इस जो अपन डायग्राम में बनाया, इस डायग्राम में समांतर कोरे भी है और लूप भी है, तो इसलिए ये ग्राफ जो हुआ कौन सा ग्राफ हुआ, स्यूडो ग्राफ। ठीक है, देखिए तीन टाइप इसके थे। फर्स्ट पढ़ा अपन ने सरल ग्राफ, सेकंड पढ़ा अपन ने मल्टी ग्राफ और थर्ड पढ़ा अपन ने स्यूडो ग्राफ। ऐसे और भी टाइप आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। अब जैसे नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपने पास परिमित ग्राफ। क्या है, परिमित ग्राफ। तो नेक्स्ट 4 नंबर फाइनाइट ग्राफ। अब देखो फाइनाइट ग्राफ किसे कहेंगे कि अपने पास ग्राफ है, एक संरचना है G बराबर B, B। इस संरचना को अपन परिमित ग्राफ कहेंगे, अर्थात यहाँ पर देखते हैं अपन कि जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ में दो सेट हैं, एक तो B है जिसे अपन बोलते हैं शीर्षों का समुच्चय और एक है E जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोरों का समुच्चय। अब देखो कि यदि शीर्षों का जो समुच्चय है B जो है इसे अपन क्या बोल रहे हैं, शीर्षों का समुच्चय। यदि ये जो सेट है ये कैसा हो जाए, फाइनाइट सेट। ये कैसा सेट हो, फाइनाइट सेट। और E जो है अर्थात जो कोरों का समुच्चय जिसे अपन बोलते हैं, ये भी यदि कैसा हो जाए, फाइनाइट, अर्थात ये दोनों सेट जो है ये दोनों सेट कैसे सेट हो, फाइनाइट सेट। तो इन दोनों सेटों से मिलकर जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट। ठीक है, अब जैसे अपन ने जितने भी ग्राफ पढ़े सभी में फाइनाइट को कर लिए कि फर्स्ट अपन ने जैसे पढ़ा सरल ग्राफ के बारे में, स्यूडो ग्राफ के बारे में या फिर मल्टी ग्राफ के बारे में। तो इन सभी ग्राफों में अपन ने क्या देखा
कि b का मान अर्थात जो शीर्षों का जो समुच्चय था उसमें परिमित संख्या में नंबर शीर्ष ले रहे थे, ऐसे ही कोरों का जो समुच्चय था उसमें भी क्या ले रहे थे अपन, परिमित संख्या में कोरे ले रहे थे और उनसे मिलकर जो ग्राफ बना रहे थे उस ग्राफ को अपन अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वो दोनों कैसे हैं अपने पास फाइनाइट सेट, इसलिए जो भी ग्राफ बनेंगे वो सब ग्राफ किसके ग्राफ होंगे, फाइनाइट ग्राफ। ठीक है, तो ये आती है फाइनाइट ग्राफ की डेफिनेशन कि एक संरचना है या फिर एक ग्राफ है g बराबर b, इसे अपन परिमित ग्राफ कहेंगे कि यदि शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय दोनों परिमित संख्या में है, तो दोनों यदि परिमित संख्या में है तो ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्राफ। तो आगे बात समझ। अब देखो नेक्स्ट आता है एक और वो है 5 नंबर का रिक्त ग्राफ। जैसे बोलते हैं नल ग्राफ। ठीक है, अब देखो कि जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि रिक्त सेट के बारे में, अर्थात नल सेट के बारे में पढ़ा होगा, और अपन जानते हैं नल सेट कैसा सेट होगा, अर्थात एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट विद्यमान ना हो, अर्थात जैसे मान लिया a बराबर 5, अर्थात 5 किसको व्यक्त कर रहा है, अर्थात एक रिक्त समुच्चय को। ऐसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि a बराबर मान लिया कि x² प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, जब हम x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो ये जो सेट है ये सेट एक कैसा सेट है, नल सेट। ये सेट एक कैसा सेट है, नल सेट। क्यों है नल सेट? क्योंकि अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x² बराबर माइनस का 4 आएगा, x² बराबर क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 4, या फिर इसको आगे सॉल्व किया तो प्लस माइनस का अंडर रूट माइनस का 4, या फिर आगे कि प्लस माइनस, अब ये देखो कि माइनस का अंडर रूट 1 किसको व्यक्त करता है, आयोटा, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया यहाँ पर 2 आयोटा, अर्थात x का मान क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अपन यहाँ पर क्या लेके चलना है, x बिलोंग्स टू n, अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये सेट है अर्थात इसमें एक भी एलिमेंट विद्यमान नहीं है, तो इस प्रकार के सेट को अपन क्या बोलते हैं, नल सेट। अब बात आती है यहाँ पे नल ग्राफ के बारे में। अब देखो कि स्टार्टिंग में हमने ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ा कि ग्राफ किसे कहेंगे, g बराबर b, एक एक्सटेंशन होती है ग्राफ जिसमें b का मान हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल 5, अर्थात शीर्षों का समुच्चय जो होगा उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना आवश्यक है यदि ग्राफ की अपन परिकल्पना करते हैं। ठीक है, अब बात आती है रिक्त ग्राफ की। तो देखो और ग्राफ जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, b, e से। अब यहाँ पर b का मान तो हमेशा नॉट इक्वल 5 है, तो इक्वल 5 किसका होगा, अर्थात जो कोरों का समुच्चय है ये क्या होगा, 5 के बराबर। आगे बात समझ। तो रिक्त ग्राफ किसे कहेंगे कि एक ग्राफ g बराबर b, e नल ग्राफ कहलाता है यदि इसमें एक भी कोण विद्यमान न हो, कि किन्हीं भी शीर्षों के मध्य एक भी कोण विद्यमान न हो, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ग्राफ g बराबर b, e रिक्त ग्राफ कहलाता है यदि कोणों का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रिक्त ग्राफ। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, रिक्त ग्राफ। फॉर एग्जांपल एक ले लेते v1, एक यहाँ पर ले लिया v2, और एक ले लिया v3, और एक यहाँ पर ले लिया v4। अब देखो कि जो भी वर्टेक्स है इन वर्टेक्सों को अपन एक भी, अर्थात दोनों वर्टेक्स को केवल एक भी लाइन नहीं खींच रहे या एक भी लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, तो यह जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कौन सा ग्राफ कहलाएगा, नल ग्राफ। कौन सा ग्राफ कहलाएगा, नल ग्राफ। तो आगे बात समझ कि नल ग्राफ किसे कहेंगे, एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक भी कोण विद्यमान न हो, तो उस प्रकार के ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, नल ग्राफ। ठीक है बच्चों।
अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, और एक ग्राफ आता है अपने पास, उस ग्राफ का नाम है तुच्छ ग्राफ। तो नेक्स्ट छोटे नंबर का ग्राफ है तुच्छ ग्राफ, या फिर इसे बोलते हैं ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, अब देखो ट्रिवियल ग्राफ किसे कहेंगे कि एक ग्राफ g बराबर v, कि एक ग्राफ आपके पास g बराबर v, यदि इसमें केवल एक शीर्ष हो एवं कोई भी कोण विद्यमान नहीं, तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, तुच्छ ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें केवल और केवल एक शीर्ष हो और एक भी कोण न हो, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलते हैं, तुच्छ ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लिया कि एक इसको दर्शाने के लिए वर्टेक्स V1, अब यहाँ पर केवल और केवल कितना है, एक वर्टेक्स है, तो इसलिए जो ग्राफ को आप इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिवियल ग्राफ। ठीक है, तो ये बात अपनी होती है ग्राफ किसे कहते हैं, अर्थात ग्राफ और ग्राफ के प्रकारों के बारे में। और नेक्स्ट जो अपन वीडियो पढ़ेंगे या नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके आगे, वो पढ़ेंगे CH3 प्रोटीन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।